इस अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि वो टेबल पे आता है वेयर माइंड इज विदाउट फेयर। अब मेरा माइंड फेयरलेस हो गया था कि होना हो होना कोई बात नहीं। जैसे कि 2023 के अटेम्प्ट में मुझे पहले राउंड में श्योर शॉट 35 क्वेश्चंस हो रहे थे, तो मुझे पता चल गया कि पेपर टफ है। तो सबके लिए टफ है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 110 या 115 के लायक भी कैसे बना, तो मुझे लगता है कि मैं प्रीलिम्स का एग्जाम थोड़ा समझने लगा था। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो सर का पीछा मत छोड़ना। हर टेस्ट के बाद इनका आधा घंटा 1 घंटा खा के रखना और हर सवाल पे इनसे डिस्कशन करना, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है ये पूछना और उसको अगले टेस्ट में अप्लाई करना। नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम भी तो है। लंबी है गर्म की शाम मगर शाम भी तो है। सर प्रीलिम्स में माइंडसेट इज द की। Definitely. Mindset is the key. That's the बस हमें एक चीज़ ये सोचना चाहिए कि सवाल का जवाब कोई राइट आंसर नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होता है, बट किस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोला गया है, किस कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया है और कितने एजर्शन में बोला गया है उस जवाब को, वो भी बहुत मैटर करता है। सर बताते हैं क्वेश्चन को डिकोड करना, उसके डिमांड को समझना। आपके माइंड में स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन पे मैं किस तरह से सोचूंगा। अगर वो डेवलप हो जाता है ना, फिर आपको बस फिलर चाहिए होता है केस स्टडीज का, एग्जांपल्स का, फैक्ट्स वगैरह का, जो आप कर सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए, वो सर हेल्प करते हैं डेवलप करने में, और वो बहुत ज़रूरी है और वो बहुत हेल्पफुल है। Welcome to another Toppers podcast, but this podcast will be more special because first time I'm doing podcast with two of my very old and I would say favorite mentees and students. And when I saw the result this year, you always have this thing कि भाई the people who have been associated with you for let's say 2 years, 3 years, 4 years, आप चाहते हो कि उनका सबसे पहले एग्जाम क्लियर हो, मतलब एक नेचुरल सी एक जो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो व्हेन आई सॉ द नेम्स ऑफ बोथ ऑफ देम आई फेल्ट रियली हैप्पी अबाउट इट आल्सो। सो वी हैव विद अस AR86 पुरु दुबे एंड AR465 मुकेश बरनवाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है भाई, IPS IFS बन के हैं, क्या लग रहा है? पहले तो सर लिस्ट में नाम आ गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू हैव गाइडेड मी थ्रू दिस प्रिपरेशन। सो I feel very gratitude, sir. Sir, it's a matter of great joy actually. Every aspirant waits for this moment, but only few get to taste it. And I'm sitting in front of you. You have guided me for 2 years, so nothing could be better than this. तो अगर हम स्टार्ट करें इस पूरी जर्नी को, तो मुकेश आप जमुई से हो, राइट, बिहार में? Yes. और कहाँ से इंस्पिरेशन आया कि सिविल सर्विस का एग्जाम देना है? सर एक तो सर बिहार के कल्चर में थोड़ा सा सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन का है, वहाँ कल्चर में है। तो मेरा काम ऐसा था, जब मैं बच्चा था ना, तो जब मैं 3-4 में था, मुझे पूछा गया था कि क्या बनोगे, तो मैंने बोला हाई स्कूल का हेडमास्टर। क्यों? क्योंकि मैं देखता था गांव में कि सबसे रिस्पेक्टेड हाई स्कूल का हेडमास्टर है। उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि कोई एसपी आया हुआ है, ही इज मच मोर रिस्पेक्टेड देन हाई स्कूल हेडमास्टर। तो मैं बच्चा का माइंड था, मुझे लगा कि मुझे फिर तो एसपी बनना है। लेकिन ठीक है, ये तो माइंड बच्चे का माइंड था। लेकिन बाद में जब 7-8 में आया, तो मेरे जो एक कजिन ब्रदर है ब्रह्मदेव भैया, उन्होंने थोड़ा सा बताया किस तरह का एग्जाम होता है, तुम सोच सकते हो, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था पढ़ाई में। तो वहाँ बचपन से माइंड में था। लेकिन जब मैं आईआईटी में गया, उसके बाद मेरे घर में कुछ इंसिडेंट हुए हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड। मेरे घर में जो गांव में जो इशू फेस किया, मुझे लगा कि मैं गांव में नहीं रहना चाहता। आई ऑलवेज वांट टू लिव इन द सिटी, क्योंकि मुझे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी चाहिए। तो मेरे माइंड से हट गया था आई जाने के बाद मैं सिविल सर्विसेज में आऊँगा। बट फिर मैं जब आईआईटी के बाद जॉब किया हिंदुस्तान जिंक में, तब मेरे माइंड में जॉब का एक्सपीरियंस था। एट द सेम टाइम आई वाज फीलिंग कि मैं लाइफ से क्या चाहता हूँ। तो मुझे खुद से लगने लगा था कि आई हैव फेल्ट कि जो लाइफ में चाहिए उसे आप इन्वेस्ट करो। इससे अगर आपको पैसे चाहिए, आपको पैसे कहीं पर लगाने होंगे, तब पैसे जनरेट होंगे। इन द सेम सेंस मुझे लगा कि अगर मुझे खुशी चाहिए तो मुझे खुशी बांटनी होगी। एंड आई रियलाइज्ड कि सिविल सर्विसेज से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। तो पहले तो था बचपन में, आईआईटी के टाइम हट गया, लेकिन फिर जॉब के बाद लगा कि नहीं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मुझे ये भी लगा कि कैसे पब्लिक सिस्टम मेरे से बच्चे के लिए, जहाँ पर गांव में बहुत इशू था, उसके बाद ही पब्लिक सिस्टम हेल्प किया। क्योंकि मैं बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक सिर्फ मैं गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में पढ़ा हूँ।
अगर गवर्नमेंट वो प्रोवाइड नहीं करती तो पढ़ता कैसे? सही बात। तो अगर पब्लिक सिस्टम मेरे से बच्चों को हेल्प कर सकती है डिस्पाइट शॉर्टकमिंग्स, तो आने वाले जनरेशंस में मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वैसे सेक्शंस के बच्चों के लिए, वैसे सेक्शंस के लोगों के लिए। तो मुझे लगा कि मैं करता हूँ। तो जॉब के बाद मुझे फाइनली डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज। ठीक है। पूर्व, आप सिविल इंजीनियर थे, राइट? हम्म। और ITBHU से, तो वहां से ये डिप्लोमेसी का कहाँ से आया कि मेरे को IFS बनना है? सर पहले तो मुझे आईएफएस या डिप्लोमेसी के बारे में कुछ नहीं पता था, और पता भी तब चला जब मैं तैयारी शुरू कर चुका था कि आईएफएस जैसी कोई चीज होती है। जयशंकर सर बहुत पॉपुलर है, तो उनकी वजह से भी थोड़ी जानकारी बढ़ी। तो जब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा। ऑल्दो मेरा ऑप्शनल PSIR नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा, तो मैं रेगुलरली टाइम स्पेंड करता हूँ फॉरेन अफेयर्स, ORF वगैरह, इन सब चीज़ों पे समझने के लिए, या फिर इंटरव्यूज वगैरह देखते हुए। फिर मेरी बात भी हुई बहुत सारे जो सर्विंग फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, एक्चुअली सर्विस क्या प्रोवाइड करती है, हाउ इट डिफरेंशिएट फ्रॉम द IAS। तो फिर मुझे, और पिछले सालों में मैं थोड़ा ज़्यादा सेल्फ अवेयर हुआ, अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे पर्सनालिटी से ज़्यादा रेजोनेट करती है। पहले मैं श्योर नहीं हुआ करता था कि मुझे IFS फर्स्ट प्रेफरेंस पे भरना भी है कि नहीं, बट जब मैं श्योर हुआ तो, और उसी साल मुझे सर मैं बताऊँ, मैं प्रिपरेशन के दौरान मैं पूरे को बोला करता था कि भाई मतलब यू आर मोर सुटेबल फॉर IFS देन IAS। अच्छा, मैं एक जानकारी और दे दूं कि इन लोगों का, और मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा है तो डेफिनेटली आपके चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इन 4 लोगों का एक पीयर ग्रुप था जिसमें से 3 लोगों का इस बार सिलेक्शन हो गया, तो ये दोनों एक ही जो है पीयर ग्रुप में थे। तो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी पे होगा कि इस तैयारी में अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, अगर आपके जो स्टडी पार्टनर्स हैं वो अच्छे हैं, तो वो कैसे हेल्प करते हैं, कैसे एड करते हैं प्रिपरेशन में? आप अगर दोनों में से अगर कोई बताए। मुझे तो लगा कि पहले तो हम ये देखते हैं कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है कि सामने वाले में क्या स्ट्रेंथ है जो मेरे अंदर नहीं है, उससे क्या सीख सकते हैं। सामने वाला सजेस्ट भी करता है, उस बेसिस पे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं। और जब डिस्कस करते हैं तो और कमी पता चलता है कि अच्छा यहाँ मैं कमी कर रहा हूँ, यहाँ मुझे काम करने की जरूरत है। तो सामने से सीखते भी हैं, सामने वाला सजेस्ट भी करता है, उस बेसिस पे इम्प्रूव करते हैं, और उस तरह का एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देता है एक अच्छा पीयर ग्रुप, तो बहुत हेल्पफुल होता है। आप इसमें कुछ? सर मेरे लिए जो है पीयर ग्रुप का इम्पोर्टेंस मुझे बहुत लेट पता चला। मुकेश से मेरा एसोसिएशन इस अटेम्प्ट से शुरू हुआ, इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान। तो हम 4 लोग थे, डेली 9:30 बजे से 11 बजे तक डिस्कशन करते थे इंटरव्यू से रिलेटेड, और ये लगभग 2-2.5 महीने किए हम लोग। तो उससे फायदा ये हुआ कि पहले एफर्ट कम लगता है, जो चीज ये करके आ रहे हैं वो चीज मैं इनसे सीख लूंगा, तो एफर्ट कम लगता है, और पता चल ही जाता है कि अगला स्टूडेंट जो है वो सिंसियर है कि नहीं, तो साथ में कंटिन्यू रखते हैं। और अपनी कमियां जो जनरली दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि हम एक टेकन फॉर ग्रांटेड तरीके से जी रहे होते हैं, हमको लगता है कि सब सही है, तो वो दूसरा आदमी ज्यादा अच्छे से देख पाता है। मुकेश ने मुझे इंटरव्यू के पहले 4 दिन पहले एक सजेशन दिया था, और थैंकफुली मैं उसे अप्लाई भी कर पाया। तो ये ऐसा रोल होता है पीयर का। बात सही है, चाहिए बोली। आई वाज वेरी हैप्पी सर, जब बताया ना कि तुमने जो बताया था कि हाँ मुझे काम करने की जरूरत है, मैं यूज कर लिया। मुझे लगा भगवान नहीं पूरे के सक्सेस में मैं थोड़ा सा माध्यम बन गया। हाँ, नहीं, और एक और चीज जो मेरे को लगता है कि आप दोनों लोगों में इस एग्जाम में कई बार फेलियर झेला, और ये एक जर्नी आप लोग की काफी लंबी रही है। तो जब इनिशियल अटेम्प्ट्स में आपका आया फेलियर, तो क्या मतलब ऐसा कुछ था कि यार मुझसे नहीं हो सकता एग्जाम, मतलब कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट आता है ना कि यार शायद मेरे अंदर नहीं है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप लोग कुछ बताओ। सर मुझे लगता है मेरा इसमें पूर्व से ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने तो इससे फेलियर भी देखे हैं, एट द सेम टाइम मेरा ये भी देखा है कि मेरा 1 मार्क्स से इंटरव्यू का कॉल रुक गया, 1 मार्क्स से, जस्ट 1 मार्क्स से मेरा रिजल्ट रुक गया। तो मैंने देखा है कि भाई मतलब बहुत रेंडमनेस है इस एग्जाम में। तो सेल्फ डाउट, मैं नहीं कहूँ कि सेल्फ डाउट आज मैं कर नहीं सकता, ये मेरे अंदर कभी नहीं आया कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट करने लगा कि इस एग्जाम में रेंडमनेस बहुत है।
ये एग्जाम बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब अगर होना रहेगा कहीं कहीं पे मार्क्स मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत कम मार्क्स छूट रहा था कि 5 मार्क्स छूट गया, 10 मार्क्स छूट गया, ठीक है, या 1 मार्क्स छूट गया, तो लग तो रहा था कि हो जाएगा, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा था कि बहुत सारे फैक्टर है कि पॉसिबल है नहीं भी हो, ठीक है, तो ये थोड़ा डर था कि हो सकता है नहीं भी हो। लेकिन अब 6th अटेम्प्ट जब मेरा नहीं हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था आई कुड नॉट ब्रीथ, मुझे इतना दिक्कत होने लगा था। बट इस अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि वो टेवर कहते हैं व्हेन माइंड इज विदाउट फियर, अब मेरा माइंड फियरलेस हो गया था कि होना हो नहीं होना कोई बात नहीं। मैंने अपने अंदर मेहनत करने का कैपेसिटी डेवलप कर लिया है, मैं डिसिप्लिन हो गया हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा अच्छा कर लूँगा। इनफैक्ट अगर मुझे सही याद आ रहा है तो आपका सीआरपीएफ में भी हुआ था, जो Yes. कि आपने ज्वाइन नहीं किया था, यस, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये भी एक बिलीफ था आपके अंदर कि अगर मैं एक ग्रुप ए नौकरी छोड़ रहा हूँ यस सर, तो मैं यस। शायद ये एग्जाम जो है क्लियर कर लूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिना बिलीव के आप वो एग्जाम नहीं सोच सकते, मतलब हालांकि वो ऐसा नहीं था कि मैं जानबूझ छोड़ा था, मेडिकल एजेंसी थे, बट है कि उसको रिस्क पे रखना इट्स टू डिफिकल्ट जब तक आपको खुद पे बिलीव नहीं हो कि दूसरा एग्जाम हम निकाल सकते हैं। पूरा आपको सेल्फ आपका ये 4th अटेम्प्ट था, राइट? तो कुछ ऐसा हुआ, मतलब कभी ऐसा लगा कि शायद नहीं निकल सकता ये एग्जाम? सर ऐसा बहुत बार लगता था, मुझे तो बहुत बार लगता था, हम्म। और इस वजह से लगता था क्योंकि मैं अपने बीच में इंटरव्यू तक गया, मेंस तक गया, तो दिखता था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हाँ। मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग हैं और मेरे से ज्यादा अव्वल लोग हैं, तो ऐसा लगता था बहुत बार। बट एक एटीट्यूड ये भी था फैमिली की वजह से भी और अपने बैकग्राउंड की वजह से कि 2 तरीके से देखा जा सकता है कभी भी फेलियर को। एक ये कि बायस हो सकता है या फिर मेरा दिन खराब था, ये तरीका है देखने का। ये तरीका मैं अपनाता, लेकिन जब मेरे अटेम्प्ट सारे खत्म हो जाते तब मैंने दूसरा तरीके से देखा कि कुछ तो कमी रही होगी, और यही सोच के मैं हर अटेम्प्ट के बाद, जब मेरा पहले अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ था, तो अगले दिन मैं दिल्ली पहुंच गया था कि अब मैं दिल्ली में रह के तैयारी करूंगा। दूसरे अटेम्प्ट में 16 अप्रैल को रिजल्ट आया था, 17 अप्रैल को सबसे पहला बंदा लाइब्रेरी में मैं था, ये सोच के कि कुछ तो कमी थी। और ऐसे ही तीसरे अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा ज्यादा दिन लगे क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मेरी बढ़ गई थी, लेकिन 2 या 3 दिन बाद फिर से मैं था, और क्योंकि 1 महीने बचे भी थे, तो डर भी लगा रहता था, लेकिन एक एटीट्यूड ये भी था। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि लास्ट अटेम्प्ट में ही आपका हो जाना चाहिए था। आपके जीएस पे मार्क्स अराउंड 440 के आसपास थे, मुझे याद है। आई थिंक इंटरव्यू में आपके नंबर कम थे, तो लास्ट अटेम्प्ट के बाद तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि शायद एक बार अगर सब सही बैठ जाए तो मेरा हो जाएगा। सर पुरु मतलब इंटरेक्शन से मैं समझ में आ गया था कि पुरु ना वो फर्स्ट बेंचर वाला लड़का है जिसको शायद ज्यादा वक्त लग रहा है यहाँ तक पहुंचने में। नहीं फर्स्ट बेंचर मतलब उसको लग रहा हो कि अभी हो क्यों रहा हो कि मैं तो हर जगह करता रहा हूँ। नहीं, अच्छा, अगर हम बात करें प्रीलिम्स की तो मुकेश, आप के लगभग 125 नंबर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार आपके आएंगे प्रीलिम्स में, मतलब कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर, क्या किया जाता है भाई 30 नंबर ऊपर लाने के लिए? मतलब हमारे बेचारे बच्चे परेशान रहते हैं कि इधर बस कट ऑफ क्लियर हो जाए। और इनफैक्ट मेरे लास्ट ईयर 100 से 200 के बीच ऐसे 4 लोगों को मैं जानता हूँ, 3 से 4 लोगों को जिनका नहीं प्री क्लियर हुआ। तो प्री जो है आपका, जब लास्ट ये रिजल्ट आया होगा उसके बाद क्या है, मतलब ऐसा किया आपने कि 125 नंबर आ गए? पहले तो गॉड्स ग्रेस है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब मैं काउंट करने बैठा था ना, तो मैं सोच रहा था देखो अगर कम से कम 90 प्लस तो कट ऑफ जाएगा, अगर 90 प्लस आया तो पढ़ेंगे, अगर 90 माइनस आया तो मूवी देखेंगे भाई। लेकिन जब मैं काउंट करना स्टार्ट किया 79 से ही हो गया। अच्छा, मेरी बोला तो बहुत सही हो गया। तो लेकिन इससे पहले क्योंकि मैंने फॉरेस्ट के कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं पहले भी 2 बार, ठीक है, तो अब मैं रियलाइज करता हूँ कि ऑब्वियसली इतना ज्यादा 125 मतलब बहुत ज्यादा स्कोर हो गया इस अटेम्प्ट के हिसाब से। मे भी 3-4 साल में जरूर मैं अलग काम किया है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं 110 या 115 के लायक भी कैसे बना, तो मुझे लगता है कि मैं प्रीलिम्स का एग्जाम थोड़ा समझने लगा था या लगा हूँ कंपेयर टू एवरेज स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ना ये जब मैं सवाल सॉल्व करता हूँ एक प्रीलिम्स एग्जाम में, और ओवरऑल तो सब लोग सेम पढ़े हैं, पूरा भी उतना ही पढ़ा होगा, मैं भी थोड़ा सा ज्यादा कमजोरी है, लेकिन मेरा माइंडसेट ये रहता है प्रीलिम्स में कि एग्जामिनर क्या जानना चाहता है इस सवाल के थ्रू। जैसे जनरली जब मार्केट में बोलते हैं ना कि ये ट्रिक से सॉल्व हो जाता है, वो ट्रिक लगा दो, मेरे माइंड में ये रहता है कि इस क्वेश्चन से एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है जानना। ठीक है, आई थिंक दिस
अदर थिंग लास्ट 2-3 मिनट में क्या हो रहा है कि कुछ-कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है? कभी वो ओनली 2 ओनली 3 कर देंगे, कभी स्टैंडर्ड में 2 स्टेटमेंट डाल देंगे, कभी 3 स्टेटमेंट डाल देंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में बहुत चीज़ स्टेक पे होता है, तो जब पैटर्न चेंज होता है तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन मेरे अंदर ये आ गया था कि भाई जितना मुझे आता है आई विल ट्राई माय बेस्ट। अगर कहीं पर वो हार्ड देंगे कुछ करके, कहीं कुछ करके इजी देंगे। क्यों? क्योंकि 23 में अगर पूरा तुमको याद होगा क्या हुआ था कि जहाँ वो ओनली 2 ओनली 3 करके वो हार्ड किए थे, स्टेटमेंट प्लस सवाल देके वो इजी भी कर दिए थे। डू यू रिमेंबर दिस? डिड यू आइडेंटिफाई एग्जाम वर्क? तो ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि मेरे अंदर ये आ गया था कि मैं एग्जामिनर माइंडसेट्स को समझने का प्रयास करूंगा क्वेश्चन के टाइम। स्टेटमेंट ऑप्शन जो भी है मैं समझने का प्रयास करूंगा। सेकंड में घबराऊंगा नहीं, आइडेंटिफाई करूंगा कहाँ पर ये सवाल है। उसके बाद प्रिपरेशन आप समझिए कि आपका स्टैटिक क्वेश्चन स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर स्टैटिक स्ट्रांग नहीं है तो यू आर ऑलवेज एट रिस्क। डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक स्टैटिक आपके हाथ में है। हाँ। मतलब उसमें अगर आप देखोगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो क्वेश्चंस का नेचर सेम ही है ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों तो से। वो आपको सही करने होंगे। अगर वो सही कर लेते हैं तो 40-45 आपके वहां पर सही हो जाते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस बहुत अच्छे से किया हुआ है, फिल्म्स का बहुत अच्छे से किया हुआ है। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो पहले मैं उस चैप्टर के पीवाईक्यू देखता हूँ कि क्या सवाल पूछे गए हैं, कैसे ऑप्शन सेट हुए हैं, कैसे स्टेटमेंट उसके बनाए गए हैं। उसके बाद मैं उस चैप्टर को पढ़ता हूँ ताकि मुझे पूरा आइडिया क्लियर हो कि यार मुझे कहाँ फोकस करना है। और क्योंकि वो और आई थिंक उससे आप जो ये है कि लैंग्वेज भी यूपीएससी की जो बिल्कुल समझ में आती है। हाँ, कि जब एग्जाम में आया तो कैसा उसका स्टेटमेंट वो सेट करेंगे वो। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत अच्छे से मैंने किया है। स्टैटिक मेरा क्वेश्चन अच्छा हो गया है, वो मुझे बहुत हेल्प करता है। और वो एक और बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद मैं क्या कहूँ उसको प्रायोरिटी में फर्स्ट रख सकता हूँ मैं इसको, और इसलिए आफ्टर माइंड सेट कि 1 घंटे 5 मिनट के आसपास में आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर देते हैं ना, योर माइंड गेट रिलैक्स्ड एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन व्हेन यू सी इन द सेकंड राउंड। ठीक है, क्योंकि माइंड आपको रिलैक्स हो गया। मैंने कहा पूरा पेपर तो देख लिया भाई, 30-35 तो मैंने प्रॉपर मतलब मार्क कर दिए हैं, 30-35 का मैंने 2 एलिमिनेट कर दिया है, तो आपका माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है। बात सही। रिलैक्स माइंड में आप आराम से फिर इसको कर पाते हैं, तो सिली मिस्टेक जो होता है वो कम हो जाता है। पुरु, आपके भी 4 के चारों प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं, तो आपने नोट्स बनाए थे क्या प्रीलिम्स के? सर सेपरेट नोट्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं बनाए थे, बट एक दिन लास्ट दिन में रिवीजन करने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, फैक्ट शीट टाइप्स में। अच्छा। या फिर ऐसी चीजें जो मुझे पता है कि मुझे भूलती हैं, वो चीजें मैंने उन सब में डाल दी थी। मैं आई थिंक इस चीज पे बहुत बार बोल भी चुका हूँ और वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप थोड़ा सा इस पे बताओगे कि क्या एग्जैक्टली प्रोसेस था आपका जो ये फैक्ट शीट या फिर जो शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रीलिम्स के लिए? तो मेरा तरीका तो ऐसा रहा है कि जो चीजें मैंने मतलब बचपन से यूज करते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि पेपर आ रहा है, तो मान लीजिए 25 मई को पेपर है, तो मुझे लास्ट के 1 हफ्ते में सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, एक दिन देके। उसके पहले मैं 2 दिन में रिवाइज करूंगा, और उसके पहले मैं अगर मैं बहुत दिन पहले से तैयारी शुरू कर चुका हूँ तो 3 दिन में करूंगा, नहीं तो वो फर्स्ट रिवीजन होगा मेरा। तो लास्ट रिवीजन के लिए मुझे छोटे से नोट्स चाहिए। अब वो नोट्स ऐसे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स के नहीं बनाए जा सकते। जैसे मैं पॉलिटी के बनाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट इकोनॉमी में चूंकि मैं एक स्पेसिफिक बुक से पढ़ा था और उसमें कुछ फैक्ट से कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, तो वो मैं 10-12 पेज में बहुत छोटे फॉन्ट्स में लिख लिया था कि लास्ट के 3-4 घंटे में मैं रिवाइज कर लूंगा। और ये इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और साइंस टेक और आर्ट एंड कल्चर नहीं, आर्ट एंड कल्चर वगैरह में भी कोशिश करना बहुत क्योंकि वो सब्जेक्ट ही बहुत बड़ा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो हाँ, पेपर का पैटर्न देखते हुए, जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री है, तो उसमें वो मैपिंग करा रहे हैं, तो अब मैंने मैपिंग के सेपरेट नोट्स बना लिए कि लास्ट दिन में उसको तो देख ही लूंगा। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन करने के लिए। प्रीलिम्स में क्या माइंडसेट रहता था, मतलब कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे आप? सर हर साल मेरा बदला है रेंज। पहली बार तो मैं 71 अटेम्प्ट करके निकाल ले गया था। 71? अच्छा। और उसके बाद फिर मैं शायद 80 के आसपास अटेम्प्ट किया था। 2023 का अटेम्प्ट थोड़ा कठिन भी था मेरे लिए, और 24 वगैरह में मैं 90 के आसपास गया हूँ, 25 में भी। अच्छा। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट ओवरऑल मेरा तरीका ये रहता था कि पहले राउंड में जैसा कि ये करते हैं कि
मैं ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ जो क्वेश्चंस मुझे पता है कि मुझे श्योर शॉट सही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, उसमें 2 नंबर ऐड होने हैं, तो मैं वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ। इससे एक फायदा ये होता है कि एक बार मैं गो थ्रू कर जाता हूँ पेपर को, उस गो थ्रू करने के दौरान जो मुझे पता है कि मुझे सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है, उस पर मैं सर्कल कर लेता हूँ। जो 50-50 वाले हैं या फिर जो लगता है कि इन्हें तो करना ही पड़ेगा, नहीं इन्हें छोड़ूंगा तो सबको छोड़ना पड़ेगा, और इसके अलावा उसे मैं सर्कल भी कर लेता हूँ। 1 घंटे 10 मिनट के अंदर ये सब काम हो जाता है मेरा। इससे मुझे ये भी पता चल जाता है कि पेपर इजी है या टफ। जैसे कि 2023 के अटेम्प्ट में मुझे पहले राउंड में श्योर शॉट 35 क्वेश्चंस हो रहे थे, तो मुझे पता चल गया कि पेपर टफ है, तो सबके लिए टफ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट 24 में क्या हुआ कि मेरे से 45 से ज्यादा हो गए थे, तो मुझे पता था कि कट ऑफ ऊपर जाने वाला है, तो मुझे ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो मैंने 70 से बढ़ा के 90 पे किया उसको कि मुझे नंबर ज्यादा चाहिए, तो ये भी पता चल जाता है। फिर सेकंड और थर्ड राउंड में मुझे जिस हिसाब से जितने अटेम्प्ट करने हैं उतने में चले जाता हूँ। मतलब ये चीज बहुत अच्छी बोली कि मोस्टली फर्स्ट राउंड में अगर हम सारे एस्पिरेंट्स जो कि मतलब सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मोर और लेस वो एक ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, और फिर सेकंड थर्ड राउंड में यू नो इट शोज कि आप कैसे लॉजिक का यूज करके एंड ऑल दैट उस नंबर को एनहांस करते हैं। फर्स्ट राउंड में एक और काम करते हैं, जैसे पूर्व बोल रहा था कि 35 ऑलमोस्ट श्योर शॉट है, और ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस में हम लोगों ने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है, कि ये दोनों तो नहीं होने वाला है। तो और उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन में मैंने एलिमिनेट किया है, कुछ क्वेश्चन में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, तो ये चारों का मैं कैटेगराइज कर देता हूँ, किसी में राउंड कर दिया, किसी में स्क्वायर कर दिया, ताकि पता चल जाए कि इसमें मैं 2 एलिमिनेट कर चुका हूँ, इसमें 1 एलिमिनेट कर चुका हूँ, इसमें कोई आइडिया नहीं है, वो मेरा मार्किंग क्लियर रहता था। तो सेकेंड राउंड में आऊंगा तो जिसमें मैं 2 एलिमिनेट कर चुका हूँ उसको देखूंगा। इस तरह से मतलब सबका अपना स्ट्रेटजी है, तो मैं ये फॉलो करता था। अच्छा, मेक सेंस। तो पूर्व अगर हम बात करें मेंस प्रिपरेशन की, राइट, आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ था, राइट, तो क्या ऐसी गलतियां कर रहे थे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में? सर पढ़ ही नहीं रहा था। अच्छा। तो हुआ ये था कि प्रीलिम्स निकल गया था, बट पहला अटेम्प्ट था, 1 साल से तैयारी उसके पहले शुरू करी थी, तो कुछ तैयार था नहीं। फिर टेस्ट सीरीज लिखता था हर हफ्ते, एक तो पेपर नहीं कंप्लीट होता था, और कंप्लीट होने के बाद भी जो नंबर आते थे कुछ खास तो आते नहीं थे, तो फिर मैं 2-3 दिन रेस्ट कर लेता था। तो और घर पे भी था, तो कंपटीशन का भी कुछ अंदाज भी नहीं, पता भी नहीं था मुझे। बाद में फिर जब मैं सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में मुझे पता चला कि आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कॉपी जाके कहीं चेक कराऊं। आंसर राइटिंग का ये मतलब है कि मैंने हर जो सवाल लिखे हैं वो मेरे से 7 मिनट के अंदर निकले हैं, वही है मेरा कोर, और वो कोर मेरे से क्या निकल रहा है उसको एनालाइज करना, उसमें क्या कमियां हैं उसको देखना, उसको और अच्छे तरीके से क्या कैसे किया जा सकता है। तो हर टेस्ट जो मैं लिखता था, आप 2024 के टेस्ट से आपके साथ हूँ, तो 2024 में जितने भी टेस्ट लिखे मैं आपके पास मोस्टली आया, और आपसे भी डिस्कशन किया, कॉपी मैंने किसी से नहीं चेक कराई, और आधे घंटे में मुझे पता चला कि अच्छा ये प्रिंसिपल्स हैं, ये फ्रेमवर्क्स हैं। जब किसी एक्सपीरियंस मेंटर से आप 100-150 क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर चुके होते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है, तो फिर धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगता है कि आंसर राइटिंग का एसेंस क्या है, और जब वो आ गया तो फिर तब चीजें आसान हो जाती हैं। अच्छा, अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो ये एक बहुत डिबेट चल रही है, मेरे पास ये बहुत मेल आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए ज्यादा ढंग से, या फिर वी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द आंसर्स? सर मेरे हिसाब से तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, बट जनरली जैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे GS 1, 2, 3 में, तो पॉइंट्स होने चाहिए, और जितने ज्यादा हो उतने अच्छे हैं, बट पॉइंट्स का सब्सटेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट थ्रू फैक्ट्स, बीट थ्रू एग्जांपल्स, बीट थ्रू केस लॉस, किसी भी तरीके से आप कर पाए। आप अपनी बात को प्रूफ कैसे करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू, डेटा के थ्रू, या फैक्ट्स के थ्रू, तो वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं पॉइंट ज्यादा नहीं लिख पाता हूँ, बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो अपने कॉपी में 10 मार्कर्स में 15 पॉइंट्स लिखते हैं, 16 पॉइंट्स लिखते हैं, मेरे से वो नहीं हो पाता है। मैं क्योंकि मैं चीजें नेचुरली करता हूँ, तो मेरे में सब्सटेंशिएशन रहता है। आई थिंक व्हाट आई इफ आई कैन करेक्टली रिमेंबर योर वाज की पॉइंट्स थोड़े कम हैं, बट ये कि एवरी पॉइंट, जैसे यूजुअली क्या होता है, अगर मैं बताऊं कि जो लोग 15 पॉइंट लिखते हैं वो यूजुअली 5-6 पॉइंट में उनका वैल्यू एडिशन होता है। पुरु का वो चीज 7-8 में होता है, 10 पॉइंट होंगे बट वो 7-8 में रहता था। तो मुकेश,
हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आंसर राइटिंग कैसे सीखी, मतलब क्या रहा प्रोसेस? पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ, उसके बाद से कैसे कैसे चीजें हुई? सर ओवरऑल मैं अगर समराइज करूँ मैंने क्या हम्म। सीखा आंसर राइटिंग में, हम्म। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है ना कि आप आंसर के डिमांड के अनुसार लिखो। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट तो सेकेंडरी चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। डिमांड क्या है, कितना पार्ट है क्वेश्चन का, उसको ब्रेक कीजिए आप। जनरली अगर 10 मार्क्स के सवाल हैं तो मतलब डायरेक्टिव के अनुसार 2-3 पार्ट होंगे। 15 मार्क्स का है तो डायरेक्ट के अनुसार उनके 4-5 मतलब उसके पार्ट होंगे। तो सारे पार्ट को एड्रेस करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, क्योंकि तभी आंसर कंप्लीट लगता है। उसके बाद आता है कितने पॉइंट लिखते हैं। मैं इसमें पुरुष से बिल्कुल मतलब एग्री करता हूँ कि जितना सब्सटेंसिएशन रहेगा ना उतना मजा आता है रिलेटर को चेक करने में कि यार जो लिखा है उसको सब्सटेंशिएट कर रहा है। तो मतलब अगर मुझे ये चूज करना हो कि मैं 10 पॉइंट लिखा हूँ उसमें सब्सटेंसिएशन कम है, अगर 7 पॉइंट लिखा हूँ सब्सटेंसिएशन ज्यादा है, तो आई वुड चूज 7 पॉइंट जिसमें सब्सटेंसिएशन ज्यादा है। तो अगर हम बात करें 1 पेजर नोट्स आप लोगों ने बनाए थे मेंस के लिए? सर कुछ क्वेश्चन के लिए मैंने बनाए थे। आपने प्रूफ? सर मैंने सारे पेपर्स के लिए हाँ बनाए। मुझे तो क्या प्रोसेस था 1 पेजर नोट्स? अगेन एक बहुत बड़ा एक वो है कि बहुत सारे एस्पिरेंट से कहते हैं कि भाई कोई XYZ इंस्टीट्यूट के हम नोट्स ले लेंगे और पूरी तरह से उसी से हम एग्जाम देंगे। क्यों आपको लगता है कि अपने पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए 1 पेजर नोट्स? सर इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि जब आप उसे रिवाइज कर रहे होंगे एग्जाम के 2 दिन पहले और वो अगर किसी दूसरे का नोट्स होगा तो वो दिमाग में नहीं जाएगा। तो इसलिए खुद के नोट्स बनाने जरूरी है। उस प्रोसेस से जब आप गुजरे होते हैं, जब आप चीजों को समझ रहे होते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं और फिर एक छोटे से पन्ने पे उसको डाल रहे होते हैं, वो प्रोसेस ही बहुत कुछ सिखा देता है। और अगर किसी दूसरे का नोट्स यूज करेंगे तो आप उस प्रोसेस से चूक जाएंगे, तो सीखने का मौका नहीं मिलेगा। मेक सेंस। आपने कैसे बनाए थे नोट्स? सर मेरे मेजर सब्जेक्ट्स इस ऑप्शनल का तो बनता ही है, उसके लिए जीएस में देखा तो जीएस में मेरे एथिक्स के अच्छे से नोट्स बने हुए हैं। मैंने क्लास नोट्स और किसी बुक वगैरह के बालाजी के मैंने बुक पढ़े हुए हैं, विच सर के नोट बुक पढ़े हुए हैं, उन सब बुक्स मिला के मैंने प्रॉपर एक नोट्स बनाया हुआ था एथिक्स के लिए। उस तरह से मेजर पोर्शन जैसे पॉलिटिक है उसका मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया था। उसके बाद कुछ कुछ पोर्शन के लिए मैं जो प्रिंटेड कोचिंग के नोट्स हैं उससे मैंने पढ़ा था। लेकिन लास्टली मैंने ये भी रियलाइज किया था कि बस जो फैक्ट्स हैं, केस स्टडीज हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये अगर मतलब आ जाए तो एग्जाम में पुट करना आसान है, तो वो मैं करने लगा था। और सेकेंड थिंग मैंने क्या समझा था कि अगर आपके माइंड में डेवलप हो गया ना फ्रेमवर्क सोचना कैसे है, तो बस फिलर चाहिए होता है। ठीक है, आप पॉइंट जनरेट कर दोगे। जिससे ग्रुप बोल रहा था ना कि सब्सटेंसिएशन, तो सब्सटेंसिएशन में क्या है, फैक्ट है, केस स्टडीज है, एग्जांपल, ये सब है। तो मैं उसका नोट्स बना रहा था, उसका मैं सॉर्ट कर रहा था। उसके बाद पॉइंट जनरेट तो मेरे माइंड में अपने आप होने लगा था। मेक सेंस। अच्छा, अगर इंटरव्यू पे आते हैं अगर, तो तुम दोनों ने काफी इंटरव्यूज दिए हैं, दोनों से मेरा ये सवाल होगा कि सबसे वियर्ड सवाल क्या पूछा गया है आज तक? मुझे तुम्हें लगा यार ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था मुझसे। मतलब अगर दोनों बताओ, पहले तुम बताओ जो तुम्हें लगे यार इसका मैं क्या जवाब दूं, ऐसा मतलब ऐसा कोई सवाल पूछा गया था अभी तक? सर इस तरह का सवाल कि ऐसा वियर्ड सवाल तो मैं नहीं कहूंगा सर किसी भी सवाल को, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी सवाल के थ्रू वो आपकी अवेयरनेस और कैसे आप उस सवाल को हैंडल करते हो, जो आप नहीं भी दे पाते हो तो कैसे उस सवाल को हैंडल करते हो, ये वो ऑफिसर क्वालिटी चेक करना चाहते हैं। तो मैं वियर्ड किसी सवाल को नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कई बार जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और बहुत सारा टेक्निकल सवाल अगर पूछा जाए, जब टाइम हो चुका है तो लगता था कि यार थोड़ा सा मतलब टेक्निकल कम ही पूछा जाता बेटे। हाँ डेफिनेटली, मतलब इतने साल से वो होना। हाँ, तो लगता था कि यार थोड़ा सा वो सवाल मेरे लिए, अगर वो बेसिक से पूछेंगे तो पता ही रहेगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही डीप घुसते लगेंगे तो मैं मना कर दूंगा सर। मुझे नहीं पता है। पूर्व आपसे? सर ऑल्दो हर सवाल पूछने के पीछे एक मोटिवेशन होता है, और जब इतने एक्सपीरियंस लोग कोई सवाल पूछते हैं तो वो ये नहीं देखना चाहते कि जवाब क्या है, वो ये देखना चाहते हैं कि जवाब को प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है। तो मेरे लिए सवाल वियर्ड हो सकता है, बट उसमें भी कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा कि यार ये तो अच्छा सवाल है, या कुछ इस टाइप का? अच्छा सवाल तो बहुत सारे इसी बार इंटरव्यू में पूछे गए थे। अच्छा, इस बार पूरे के 209 मार्क्स है इंटरव्यू में, तो विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट था।
तो जैसे फॉर एग्जांपल डिलिमिटेशन पे एक बहुत गहन चर्चा हुई। तो उसमें 5th मेंबर जो लास्ट मेरे से सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने पहले कहा कि पॉलिटिकल रेटरिक असाइड 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, कि स्टेक होल्डर एक सिटीजन है, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि स्टेक होल्डर राज्य हैं, स्टेट्स हैं। तो उसके हिसाब से नेगोशिएशन होना चाहिए कि डिलिमिटेशन में आप कहाँ खड़े हो इसमें। तो मुझे लगा कि ये ऐसा सवाल है जिससे हम लोग भी सोचते थे कि क्या होना चाहिए सोल्यूशन। तो मैंने उस दिन शायद अच्छा जवाब ही दे पाया हूँगा, क्योंकि लास्ट जवाब था मेरा और अच्छे नंबर मिले। तो ऐसे इस तरीके से और भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि मुझसे पूछा गया जॉय, हैप्पीनेस और प्लेजर में अंतर क्या है। क्योंकि थोड़ी मेरी फिलॉसफी में रुचि है और मैंने उसको जाहिर भी कर दिया था इंटरव्यू में, तो वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे। और इसमें हालांकि मैं उन्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, बट मुझे मजा बहुत आ रहा था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। बट जो भी सवाल कोई पूछता है तो हमें एक चीज ये सोचना चाहिए कि सवाल का जवाब कोई राइट आंसर नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होता है, बट किस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोला गया है, किस कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया है, और कितने एजर्शन में बोला गया है उस जवाब को, वो भी बहुत मैटर करता है। हमारे जब मैं एस्पिरेंट्स हूँ और मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा हुआ हूँ, मेरे जहन में अगर ये ख्याल है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँगा, क्या इससे भी अच्छा कुछ मैं बोल सकता हूँ उस समय बोलते वक्त, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देगा। तो ये एटीट्यूड एस्पिरेंट्स को, मुझे एटलीस्ट काफी हर्ट करता था पहले। तो यही रहा एक्सपीरियंस। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे बहुत लोगों के एक मिथ्स होते हैं कि भाई सोशल मीडिया को हम बिल्कुल एकदम डीएक्टिवेट कर देते हैं, या आप दोनों के केस में क्या सीन था? सोशल मीडिया का मतलब कुछ यूज करते थे या फिर पूरी तरीके से डीएक्टिवेटेड थे हर जगह से? सर मेरे केस में सोशल मीडिया का मतलब थोड़ा सा कि माइंड रिलैक्स करने के लिए थोड़ा वो यूज कर लेता था, बट प्रिपरेशन में उसका बहुत यूज नहीं यूज किया। ऐसा है, ये डिस्ट्रैक्शन जैसा ही था। आपके लिए क्या सीन है? सर मैं बचपन से ही मतलब 6-7 से फेसबुक यूज कर रहा था, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बोरिंग लगने लगा था, तो मेरे लिए कभी एडिक्टिव हुआ ही नहीं। इनफैक्ट कॉलेज के टाइम पे भी मैं सोशल मीडिया यूज करने का मेरा मन नहीं करता था, ऑल्दो फिर मैं रिसेंटली एक्टिव हुआ हूँ और अब तो सब कुछ यूज करता हूँ, बट यू कैन से दैट आई एम इंडिफरेंट टू इट। आई हैव नेवर फेल्ट दैट एडिक्शन। यूट्यूब का यूज किया था आप लोगों ने? यूट्यूब का यूज किया। अच्छा, यूट्यूब में ऐसा क्या किया जाए कि मतलब आप यूट्यूब जो है आपके लिए डिस्ट्रैक्शन ना बन के आपके लिए ज्ञानवर्धक सोर्स बन जाए, मतलब एज एन एस्पिरेंट? पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि आप हिस्ट्री वाला जो होता है ना, जो अपने आप रिकमेंडेशन आता है, आप ऑफ कीजिए पहले तो, ठीक है? अच्छा, हिस्ट्री में? हाँ, कि आपका जो आप वीडियो देखते हैं तो वो रिकमेंड करने लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले ऑफ कीजिए। मतलब आप वही देखें जो आप सर्च करें, क्योंकि उससे फिर ये है कि आप पीएचडी कर लोगे उस सब्जेक्ट में। ये भी कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, फिर वो लूप चलने लगता है। अच्छा, आप कह रहे हैं सर्च हिस्ट्री जो है? हाँ, जो उसको ओके 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 ओके, आप वही देखिए जो आप देखना चाहते हैं। पहला चीज, अगर आपको लगता है कि यार मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा है कि मैं देखने लगता हूँ, तो आप ये कीजिए, कोई भी वीडियो है देखने से पहले इसको वॉच हिस्ट्री में, मतलब वॉच लेटर में सेव कर लीजिए, तो फिर ये कॉन्शियस डिसीजन हो जाता है देखना। ठीक है, अब आप फ्लो में देख रहे हैं तो कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी प्लेलिस्ट में सेव कर देते हैं तब दोबारा देखना, तब वो कॉन्शियस डिसीजन है कि हाँ देखना चाहते हैं कि नहीं। तो इस तरह से वहां पर टाइम कम कर सकते हैं। फिर आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं कि हाँ ऑप्शनल का प्लेलिस्ट है, वहाँ ऑप्शनल के लिए ये वीडियो रिलेवेंट है, या GS3 के लिए ये वीडियो रिलेवेंट है, GS2 के लिए ये वीडियो रिलेवेंट है, इंटरव्यू के लिए वो वीडियो रिलेवेंट है, करंट अफेयर्स के लिए। इस तरह से आप प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर वीडियो को, उसके बाद आप देख सकते हैं। तो पहले तो मुझे लगता है कि वो वॉच हिस्ट्री ऑफ कीजिए ताकि वो रिकमेंडेशन नहीं आना चाहिए। आप वही देखिए जो आप देखना चाहते हैं, ये नहीं जो यूट्यूब आपको दिखाना चाहती है। चलो, लास्ट के 2 सवाल जो मैं पूछूंगा, पहला तो ये कि यार मतलब इतनी लंबी आपकी जो एक जर्नी रही है, अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? मतलब इतना लंबा टाइम, 5 साल 6 साल 7 साल, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा कि यार नहीं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप दोनों लोग IIT से हैं, राइट? और डेफिनेटली आपके बैचमेट्स कोई US में होगा, कोई फ्रांस में होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट? तो ये कहाँ से मोटिवेशन मतलब आता रहा साल भर साल कि यार करना है, यही बनना है? पूर्व आपसे स्टार्ट करते हैं पहले। सर एक तो मोटिवेशन प्रोसेस से ही आ रहा था, क्योंकि हर प्रोसेस, हर स्टेज पे, हर अटेम्प्ट मेरा प्रोग्रेस हो रहा था। पहले अटेम्प्ट में से मेंस नहीं निकला, दूसरे में मैं इंटरव्यू तक गया, फिर तीसरे में मैंने मेंस में और इम्प्रूवमेंट कर दिया,
और चौथे में मेरा हो ही गया। तो मुझे बिलीव था कि अगर मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और कंसिस्टेंट है मेरा रिजल्ट, तो किसी न किसी दिन तो मिलना ही है। सब हो गई। हाँ। तो एक तो ये था, लेकिन दूसरा ये था कि मैं, मेरे घर वाले और जो भी दोस्त हैं मेरे से जुड़े हुए, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। वो मेरे से ज्यादा मेरे पे Optimistic है। विश्वास करते हैं। और आप ये कह लीजिए कि उन लोग का सपोर्ट नहीं रहा होता, खास करके जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, तो मुश्किल था। अच्छा, मुकेश आपका? अब मेरे लिए पुरुष ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। लेकिन सर मैं कैसे मोटिवेशन बना के रखा, आई थिंक सर मेरे अंदर इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। आई हैव रियलाइज थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन, मुझे बहुत टाइम लग गया इस प्रिपरेशन में। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहा और हमेशा लगता रहा कि यार यहाँ मार्क्स कम हुआ है मैं वहां बढ़ा सकता हूँ। मैं हमेशा गैप आइडेंटिफाई कर रहा था जहाँ लग रहा था मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं ऐसा जगह पे कभी नहीं पूछा कि ऐसा तो कर ही लिया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूँ। तो आपको हर बार ये लग रहा था कि मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकता हूँ और कर सकता, मैं आइडेंटिफाई कर रहा था बार बार। और मेरे अंदर इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग था। मतलब कोई चीज आप देखते थे, जैसे कोई ऐसे वीडियो या कोई ऐसा कुछ ऐसा कुछ पढ़ते थे, कोई मतलब होता है ना कि यार बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसा कुछ ऐसा था? मेरे लिए हमेशा मतलब फादर के थ्रू ही रहा है, श्री राम का लाइफ और श्री कृष्ण का लाइफ। मैं मतलब ऑब्वियसली लोग उनको पूछते ही हैं, बट मैं उनको एज ए पर्सन देखता था और देखता भी हूँ कि उन्होंने अपने लाइफ के थ्रू क्या लेसन देने का प्रयास किया है। मैं वो लेसन समझा सीखता रहता था कि वो अपने लाइफ स्ट्रगल के थ्रू क्या वो सीख देते हैं। जिससे मैं जब मैंने बताया था कि 6 अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ था और मुझे लगा था मैं आई कुड नॉट ब्रीथ, मेरे फादर ने कहा था कि श्री राम से जादू किसी को नहीं हुआ है, तो तुम उनके लाइफ से सीखो। अच्छा, जहां तक मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि 6 अटेम्प्ट के रिजल्ट आने से पहले ही कहीं ना कहीं जब मेरी बात हो रही थी आपसे, तो आप था कि इस बार होना मुश्किल है, क्योंकि आपका एक सेल्फ रियलाइजेशन था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन लगा था कि और चीजें अच्छी हुई हैं कि तो एटलीस्ट लिस्ट में तो आ ही जाऊंगा। आ जाऊंगा मैं। हाँ, ये था। अच्छा, और उर्दू पोइट्री आपकी वो भी है, तो एक कोई अच्छा सा सुनाइए ना जो आपको लगता है कि रेलेवेंट है, यस सर। जो इंस्पायर मतलब भी समझा दीजिएगा। हाँ, और मतलब भी समझा आ जाएगा। हाँ। जैसे इसी सवाल से रिलेवेंट एक शेर है कि फैज अहमद फैज का शेर है कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम भी तो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि ठीक है मतलब थोड़ा सा फेलियर हो गया है बट नाउम्मीद नहीं हुए हैं। कि ठीक है फेलियर बहुत लंबा हो गया बट शाम की तरह है, शाम ही गुजर जाएगा, सुबह आएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब प्री आने वाला है, जस्ट आने ही वाला है, तो लास्ट 50 डेज के लिए क्या आपका सेशन रहेगा, मतलब क्या करना चाहिए एस्पिरेंट्स को दोनों पे? सर मेरा सेशन तो ये रहेगा कि स्टैटिक मस्ट वेल प्रिपेयर्ड। मतलब स्टैटिक इज द की, क्योंकि वो आपको जान बचा देगा जब करंट अफेयर्स आपका साथ नहीं देगा। सही बात है। ठीक है। सेकंड, पीवाईक्यू एनालिसिस मस्ट बी डन, ताकि वो समझ में आए सवाल कैसे सेट होते हैं, ओपन कैसे बनते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि फिर आपको समझ में आए कि कहाँ में से मिस्टेक लगता है जो आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और फोर्थ थिंग और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, माइंडसेट आपको फोकस्ड रख के एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अगर आप वो नहीं करते हैं, वहीं पर आपका 6-7 सवाल सिली मिस्टेक या गलत कर देंगे, आप लिस्ट से बाहर हैं। क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर हाई मार्क्स। मतलब मेरा आ गया वो अलग बात है, बट आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस 110। तो अगर आप 5-6 सवाल में अगर आप मिस्टेक कर दिए ना, यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। तो वहाँ माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए अटेम्प्ट करते वक्त। पूरे कुछ ऐड करोगे इसमें? सर इसमें मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले मैं अपनी रूटीन बहुत दुरुस्त कर लेता हूँ। तो सुबह जल्दी उठता हूँ, अपने लिए कॉफी बनाता हूँ और फिर अखबार पढ़ता हूँ और फिर लंच करने से पहले ही बहुत ज्यादा काम कर चुका होता हूँ। तो हर दिन बहुत सेटिस्फैक्शन से गुजरता है। और अगर ऐसे 50-60 दिन गुजरेंगे जो अभी बचे हुए हैं, तो आप अच्छे माइंडसेट के साथ पेपर देने जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर प्रीलिम्स में माइंडसेट इज द की। डेफिनेटली माइंडसेट इज द की, दैट्स द। बस तो अगर नॉलेज इतना आपने पढ़ लिया है, अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए ना, मैं सबको ही बोलता हूँ, अगर तुम जितना पढ़े हो अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए और मिस्टेक नहीं किए, इट इज वेरी हार्ड कि तुम क्वालिफाई नहीं करो। मुझे लगता है कि शायद प्री की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के सोर्सेज तो सेम ही होते हैं, सेम ही चीज पढ़ते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत चीजें अलग कर रही है, आप लोगों ने कोई बहुत चीजें अलग करी होगी, बट इट्स जस्ट अबाउट द एप्लीकेशन। जो आप पढ़ पा रहे हो उसको आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, बिकॉज आपके पास टाइम भी नहीं है, 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से, आप दोनों लोग मेरे साथ रहे हो कई सालों से,
तो क्या फीडबैक देना चाहोगे मेंटरशिप का, सपोर्ट का, आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क्स का जो आप लोगों के साथ हम लोगों ने किया? तो पूर्व आपसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं सर के साथ 2 साल से हूँ और काफ़ी कॉपियाँ चेक कराई है सर से। इंटरव्यू गाइडेंस में भी सर के साथ जुड़ा हुआ था पिछले 2 साल से। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो सर का पीछा मत छोड़ना। हर टेस्ट के बाद इनका आधा घंटा 1 घंटा खा के रखना और हर सवाल पे इनसे डिस्कशन करना, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है ये पूछना और उसको अगले टेस्ट में अप्लाई करना। यही रिकमेंडेशन हो सकती है सजल सर के लिए। जो उन्होंने बोला वो तो करना ही है, वो तो करना बहुत हेल्पफुल होगा। एंड द अदर थिंग इज कि आप ध्यान दीजिए कि कैसे सर बताते हैं क्वेश्चन को डिकोड करना, उसके डिमांड को समझना। और क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा सिलेबस होता है इस एग्जाम में, अगर आप सिर्फ याद करेंगे ना तो आंसर में रिप्रोड्यूस करना बहुत इशू हो जाएगा। आपके माइंड में स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन पे मैं किस तरह से सोचूंगा। अगर वो डेवलप हो जाता है ना, फिर आपको बस फिलर चाहिए होता है केस स्टडीज का, एग्जांपल्स का, फैक्ट्स वगैरह का, जो आप कर सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए, वो सर हेल्प करते हैं डेवलप करने में, और वो बहुत जरूरी है और वो बहुत हेल्पफुल है। तो इसी के साथ मैं एक चीज का एंड करूंगा, एंड आई वुड लाइक टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन बोथ ऑफ यू। आप दोनों आईएफएस और आईपीएस जो एक बहुत ही अच्छी सेवाएं हैं उसमें योगदान दें, और मुझे लगता है कि जैसे आप लोग हैं और जिस स्ट्रगल से यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरे ख्याल से उस चीज़ को आप कभी भूलेंगे नहीं और इस देश के लिए एक बहुत अच्छा मिसाल जो है साबित होंगे। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू।